नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल चुकी है और उन पर लगा एनएस से हटा दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो बात कही है वो सबसे अहम है। जिस भाषण की बुनियाद पर अलीगढ़ से डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया गया था, उनके ऊपर एनएस से लगाया गया था, उस भाषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे भड़काऊ भाषण या माहौल ख़राब हो। देश के सोशल फैब्रिक को मजबूत करता है। तो ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से योगी सरकार और वहाँ का प्रशासन लगातार SC ST OBC को निशाना बना रहा है, सरकार से सवाल पूछने पर वो अब साफ दिखने लगा है। मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर कफील खान जिनकी फैमिली, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं, उन लोगों को अपनी बेगुनाही साफ़ करने में 6 महीने लग गए। डॉक्टर कफील खान को, जिनके पास बड़े बड़े वकील थे, पैसा था, सब पढ़े लिखे लोग थे, उनको अपनी बेगुनाह होते हुए बेगुनाही साबित करने में 6 महीने लग गए। आप सोचिए, भारत में ऐसे जिनके पास ना तो पैसा है ना एजुकेशन है, जो झूठे मामलों में फंसा दिए जाते हैं, अफसर जो होते हैं वो उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में डाल देते हैं, उनके साथ क्या होता होगा। अपनी 20-20 साल अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं जेलों में। एडवोकेट शाहिद आज़मी को आप जानते होंगे, जो मुंबई के 1992 ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए थे, जिन पे पोटा और टाडा लगाया गया था, जिसके बाद उन्होंने जेल में रहते हुए, उनको फर्जी गिरफ्तारी हुई थी, उन पे टाडा और पोटा लगा था। फिर उन्होंने जेल में रहते हुए जिस तरीके से वहाँ पे पढ़ाई करी, कानून की पढ़ाई करी, बाद में वो वकील बने और वकील बनने के बाद 2005-06 में उन्होंने जितने भी ऐसे तमाम फर्जी केसेस थे उन पे उन्होंने अपनी वकालत करी, क्योंकि वो झेल चुके थे कि किस तरीके से जो सरकारी मशीनरी है वो किस तरीके से खासकर मुसलमानों को टेररिस्ट के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करती है। कितने बेगुनाहों को, जो अब भी कई ऐसी स्टोरीज़ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 20-20, 15-15, 20-20, 30-30 साल बाद रिहा हुए हैं, बेगुनाह हुए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के जो वो साल गए हैं उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई मुस्लिम किसी गतिविधि में पकड़ा जाता है या फर्जी आरोप साबित होने से पहले ही मीडिया जिस तरीके से ट्रायल करता है, उसको डायरेक्ट आतंकवादी लिखता है, उसके बाद जब उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है और कोर्ट से बाइज्जत बरी होता है, तो वही मीडिया उस पर एक स्टोरी तक नहीं करता, ना ही उससे माफ़ी मांगता है, जबकि उसकी ज़िंदगी के 5-6 साल, 20-20 साल ख़त्म हो चुके होते हैं। तो मैं इसी पे एक पोस्ट लिखी है, वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने, बड़ी शानदार है, वो आपको पढ़ के सुना दूँ। रासुका के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को रिहा करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डॉक्टर कफील खान पर NSA के तहत कार्रवाई गैर कानूनी है। अलीगढ़ DM की तरफ से NSA की कार्रवाई आदेश गैर कानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध था, यानी कि उनका जो टाइम बढ़ाया जा रहा था बार बार NSA उसका हिरासत में लेने का, वो भी गैर कानूनी था। कफील खान का परिवार पढ़ा लिखा है, सक्षम है, साधन संपन्न है, इसके बावजूद एक बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। सोचिए, जो परिवार सक्षम नहीं है उन पर यह सिस्टम क्या क्या सितम नहीं करता होगा। एक बेगुनाह को 6 महीने तक जेल में रखा गया, क्या ये अपने नागरिकों पर अत्याचार नहीं है? बेगुनाह को जेल में रखने वाले अधिकारियों और अपना फर्ज भूलकर ऊपर के आदेश का पालन करने वाले अफसर क्या नागरिकों पर जुल्म नहीं कर रहे हैं? ऐसे अफसरों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? अदालत को चाहिए कि नागरिकों को झूठों मामलों में फंसा कर जेल में रखने वाले अफसरों, सरकार के लोगों के खिलाफ सख्त सजा दें। जितने दिन भी कोई निर्दोष नागरिक जेल में रहा है उसका मुआवजा उसे जेल भेजने वाले अफसरों और सरकार के लोगों से वसूला जाए। सिर्फ इतने से खुश नहीं हुआ जा सकता कि नागरिक को बाइज्जत बरी कर दिया गया। सवाल उससे आगे का है। सवाल यह है कि बेगुनाह होते हुए भी जेल में क्यों डाला गया? ये सबसे अहम सवाल है। हाल ही में आई 2019 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बहुत डरावनी है। वह रिपोर्ट बताती है कि सरकारें अपने नागरिकों पर जुल्म कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सजा भुगत रहे कुल लोगों का
21.7% यानी कि 21.7% दलित है, जबकि जनसंख्या में उनका अनुपात सिर्फ 16% 6 है। यानी कि जनसंख्या में अपने अनुपात से करीब 6% अधिक दलित जेलों की सज़ा काट रहे हैं। यानी कि जो दलित समाज है उसकी कुल संख्या 16% 6 है, जबकि उनकी जेलों में जो भागीदारी है वो 21% है। तो ये बताता है कि किस तरीके से दलित समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। 21% दलित ऐसे हैं जो बिना सजा के ही जेलों में हैं, यानी कि जिन्हें अंडर ट्रायल कहा जाता है, उन पर कोई अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, जो अंडर ट्रायल हैं 21% वो लोग हैं। आदिवासियों के हालात भी बदतर हैं। भारत में आदिवासियों की जनसंख्या 8.6% है, लेकिन जेलों में 13.6% आदिवासी जेलों में अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। इनमें 10.5% ऐसे हैं जो बिना सज़ा के जेलों में यानी कि अंडर ट्रायल हैं। अपनी जनसंख्या में अनुपात से 5% आदिवासी जेलों में है, यानी कि यहाँ भी जो आदिवासी है वो भी अपनी जनसंख्या के अनुपात से 5% ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी मशीनरी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से दलित आदिवासी को सज़ा देती है। अभी और मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों के हालात भी बदतर है। भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% ही है, लेकिन अंडर ट्रायल बिना सजा के जेल में बंद मुसलमानों का प्रतिशत 18.7 है, यानी कि इसमें भी 4% ज़्यादा है। सजा काटने वालों का अनुपात 16% है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जेलों में सजा काट रहे कुल लोगों का 51% या तो दलित या आदिवासी या मुसलमान है, जबकि इन तीनों की कुल संख्या 39.4% है, यानी जनसंख्या में अपने अनुपात से करीब 11% अधिक है। दलित और मुसलमान जेलों में हमारे सामने ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें बेगुनाह होते हुए भी नागरिकों ने अपनी ज़िंदगी के 4 से लेकर 25 साल तक जेल में बिताए हैं। ऐसा तो अंग्रेज़ों के समय भी नहीं होता था जबकि भारत गुलाम था, लेकिन अब हो रहा है। आज़ादी मिलने के बाद हो रहा है। क्या सरकार द्वारा नागरिकों पर किए जाने वाला ये जुल्म बंद होगा? वोट बैंक ध्रुवीकरण की राजनीति ने अपने ही देश के नागरिकों को जिंदगी को कैद खाने में तब्दील कर दिया है। बड़ी अदालतों ने थोड़ा भ्रम बनाकर रखा हुआ है। अगर ये भ्रम भी टूट गया तो काले और गोरे अंग्रेज़ों के शासन में फ़र्क महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये इन्होंने पोस्ट लिखी है, बड़ी शानदार पोस्ट है, और इस पोस्ट से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो SC ST OBC और आदिवासी हैं और मुसलमान है, माइनॉरिटी है, उनके साथ किस तरीके से भेदभाव होता है। और जो सरकारी मशीनरी है शक की बुनियाद पर ऐसे तमाम जेलों में भरे पड़े हैं जो केला खीरा चोरी के आधार पर जेलों में बंद है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े शार्क हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं, वो भारत की पार्लियामेंट में संसद बनकर बैठे हुए हैं, जिन पर बलात्कार के मुकदमे हैं, टेररिज्म के मुकदमे हैं, लेकिन वो भारत की संसद में MP बनकर बैठे हुए हैं। और जो गरीब है, मजलूम है, जो सताया हुआ है, जो पीड़ित है, वही जेलों में भरा हुआ है। ज़्यादातर तादाद उन्हीं की है। तो आप इससे समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली दंगों में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रही, एक तरफा, जिसमें जामिया के छात्रों को लगातार उठाया गया सिर्फ शक की बुनियाद पर। अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जो सिर्फ शक की बुनियाद पर जेलों में हैं और उनका अंडर ट्रायल है, लेकिन 20-25 साल जेलों में उन्होंने गुजार दिए हैं। अभी आपको याद होगा पिछले 1-2 साल पहले एक की रिहाई हुई थी। जब तक उनकी जेल से रिहाई हुई तो उनके जो परिवार में उनकी माँ थी, बहन थी, तब तक वो मर चुकी थी और वो कब्र पे जाकर अपनी रो रहा था, और वो भी टेररिज्म के आरोप में जेल में बंद था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो सरकारी मशीनरी है वो काम करती है। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो अब तक समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मनुवाद और जातिवादी व्यवस्था काम कर रही है, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करती और किस तरीके से इस समाज में जो जातिवाद की थी व्यवस्था वही अभी तक लागू रहती। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।